राजस्थान प्रदेश के कोटा शहर के रहने वाला एक व्यक्ति शाम के वक्त मार्केट में जाता है और करीब 1 घंटे बाद वापस अपने घर पे आता है। पर इसी 1 घंटे के अंदर उसके घर के 2 सदस्यों की हत्या कर दी जाती है। हत्या इस तरीके से की जाती है कि देखने वाले का भी रूह तक कांप जाती है। अपराधियों ने अपने काम को इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया था कि पुलिस को वहाँ पे कोई सबूत भी नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस अपनी कड़ी मुशक्कत के बाद आखिरकार 2 दिनों के अंदर ही इस केस का खुलासा कर देती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है राजस्थान प्रदेश के कोटा शहर की। कोटा का एक इलाका पड़ता है भीमगंज, और इसी भीमगंज इलाके का रहने वाला राजेंद्र विजय वर्गीय। राजेंद्र जिसकी उम्र है लगभग 48 साल के आसपास। राजेंद्र की पत्नी का नाम है गायत्री, जिसकी उम्र है 45 साल। राजेंद्र की एक ही बेटी है जिसका नाम है पलक, जो मात्र 18 साल की है। राजेंद्र का इसी भीमगंज में अपना खुद का एक ज्वेलरी शॉप है। राजेंद्र अच्छा खासा पैसा वाला भी है। बात कर रहा हूँ मैं 31 जनवरी 2024 की शाम के करीब 7 बजे के आसपास। राजेंद्र के पिता चांदवल अपने बेटे के दुकान पे जाते हैं। दरअसल चांदवल का ये डेली का रूटीन होता है कि 7 बजे अपने बेटे के दुकान पे जाते हैं और करीब 8 साढ़े 8 बजे जब दुकान बंद हो जाती है, राजेंद्र अपने पिता के साथ ही घर वापस आता है। लेकिन 31 तारीख को चांदवल जब अपने बेटे के दुकान पे पहुंचते हैं तो राजेंद्र अपने पिता से कहता है कि मुझे घर आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, आप घर चले जाइए। चांदवल अपने नौकर के साथ घर पे पहुंच जाता है और गेट के बाहर से ही नौकर को उसके घर भेज देता है। चांदवल जब अपने घर के 2nd फ्लोर पर जाता है, जा करके जब बेल बजाता है, अंदर से ना तो कोई आता है और ना ही दरवाज़ा खोलता है। चांदवल वहाँ पे खड़े होकर के अपनी बहू और पोती को कई बार आवाज़ भी देता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब भी नहीं मिलता है। चांदवल जब दरवाजे को धक्का देता है, दरवाज़ा खुल जाता है, जिसे देखकर चांदवल को बड़ा अजीब लगता है कि दरवाज़ा आखिरकार खुला क्यों पड़ा है। चांदवल जब घर के अंदर एंट्री करता है और जैसे ही कमरे के पास पहुंचता है, वहाँ का नज़ारा देख चांदवल एकदम से ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है। दरअसल कमरे के बाहर गेट पे खून लगा हुआ था। चांदवल की चीख पुकार सुनकर 1st फ्लोर पर रहने वाली उसकी किराएदार लक्ष्मी भी काफ़ी तेज़ी से चांदवल के फ्लोर पे पहुंचती है और जाकर कैसे भी चांदवल को संभालती है। लेकिन लक्ष्मी भी जब कमरे के अंदर एंट्री करती है तो देखती है कि पूरा फर्श खून से भरा पड़ा है। वहां से निकलकर जैसे ही ड्राइंग रूम में जाती है, अंदर का नज़ारा देख वो भी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। दरअसल ड्राइंग रूम के अंदर ही राजेंद्र की पत्नी गायत्री और उसकी बेटी पलक दोनों का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। लक्ष्मी जब चीख पुकार करना शुरू करती है, उसकी चीख पुकार सुनकर धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तभी लक्ष्मी इस बात की जानकारी सबसे पहले राजेंद्र को देती है और साथ ही साथ भीमगंज थाने में भी पुलिस को देती है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ राजेंद्र के घर पे पहुंचती है और सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि गायत्री के साथ उसकी बेटी पलक के शरीर पे किसी तेज़धार हथियार को कई बार चला दिया गया था, जिसकी वजह से दोनों का भेजा भी बाहर निकल चुका था। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो पुलिस को वहाँ पे 2 सरिया और एक चाकू भी बरामद होता है। हालांकि पुलिस जब इस बारे में राजेंद्र से पूछताछ करती है तो राजेंद्र कहता है कि साहब, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। सबसे पहले पुलिस राजेंद्र से कहती है कि अपराधी जो कोई भी होगा तुम्हारे जानने वाला होगा, क्योंकि घर में ज़बरदस्ती नहीं घुसा है बल्कि दरवाज़ा खोल करके उसे अंदर बुलाया गया है। लेकिन पुलिस जब गायत्री के कमरे में जाती है तो देखती है कि कमरे के अंदर जो तिजोरी था उसका ताला टूटा पड़ा है और उसके अंदर से तमाम पैसे और गहने भी सब के सब गायब हो चुका है। इस बारे में पुलिस जब राजेंद्र से पूछताछ करती है कि तिजोरी से क्या क्या गायब हुआ है, राजेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब लगभग 1 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। तब पुलिस को लगता है कि शायद ये लूट का मामला है। राजेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं अपने घर में 5-5 CCTV कैमरा भी लगा रखा हूं। लेकिन अपराधियों ने उन CCTV कैमरों को तोड़ा ही नहीं था, बल्कि उसका DVR भी अपने साथ लेकर के चले गए थे। घटनास्थल की बारीकी तरीके से मुआयना करने के बाद
पुलिस को भी पूरा यकीन हो जाता है कि अपराधी कम शातिर नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपना कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन आस पड़ोस के वहाँ के व्यवसायियों को जब मालूम चलता है, पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालने लगते हैं। व्यवसायी पुलिस के ऊपर दबाव देते हुए कहते हैं कि अगर पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों को अपने कस्टडी में लेकर नहीं आती है तो हम लोग धरने पर बैठ जाएंगे। चूँकि ये मामला भी कोई छोटा मोटा नहीं था, क्योंकि करोड़ों रुपये की लूट हुई थी। पुलिस प्रशासन के ऊपर भी काफ़ी दबाव होता है। पुलिस भी इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है, वहाँ के आसपास के सीसीटीवी को भी खंगालती है, लेकिन इससे भी पुलिस को कुछ खास हासिल नहीं होता है। और देखते ही देखते 2 दिन का समय गुजर जाता है। इधर राजेंद्र की पत्नी और बेटी का जब पोस्टमार्टम हो जाता है, पुलिस दोनों की डेड बॉडी राजेंद्र के हवाले कर देती है। राजेंद्र अपनी पत्नी और बेटी का अंतिम संस्कार भी कर देता है। 3 फरवरी को उसके घर में शोक होता है, जिसमें आसपास के तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। उन्हीं में एक और व्यक्ति पहुंचता है और राजेंद्र के पास जा कर के चीख चीख करके रोने लगता है। हालांकि राजेंद्र उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो व्यक्ति चुप होने का नाम ही नहीं लेता है। इधर इस केस की जांच पड़ताल करने का जिम्मा भीमगंज थाने के इंस्पेक्टर श्रीचंद सिंह को दिया गया था। श्रीचंद सिंह अपनी पूरी जी जान लगा चुके थे इस केस में। जब राजेंद्र के घर के अंदर शोक चल रहा था, उस वक्त वहाँ पे इंस्पेक्टर श्रीचंद भी मौजूद थे। उस शोक में जब वो व्यक्ति चीख चीख करके रोने लगता है, इंस्पेक्टर श्रीचंद जा कर के राजेंद्र से पूछते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति है कौन। राजेंद्र श्रीचंद से कहता है कि दरअसल इसका नाम मस्तराम मीणा है, जो बूंदी जिला के बड़ा तरीथ गांव का रहने वाला है। दरअसल मस्तराम 3 साल पहले मेरे ही दुकान में मुनीम का काम करता था। न जाने क्यों इंस्पेक्टर श्रीचंद को मस्तराम मीणा के ऊपर शक चला जाता है और इसी शक के आधार पर मस्तराम को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाते हैं और फिर उससे राजेंद्र की पत्नी और बेटी की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करना शुरू करते हैं। लेकिन पुलिस जब मस्तराम मीणा के साथ में सख्ती से पेश आना शुरू करती है, आखिरकार मस्तराम भी मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ साहब, राजेंद्र की पत्नी और बेटी की हत्या मैंने ही किया है और उनके घर का जितना भी पैसा था और ज्वेलरी मैंने ही चुराया है। लेकिन मस्तराम मीणा जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। दरअसल मस्तराम मीणा के पिता का नाम है प्रभुलाल। मस्तराम जो 3 भाई हैं, तीनों भाइयों में सबसे छोटा है, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल। मस्तराम अपने ही इलाके से 12वीं तक की पढ़ाई करता है, उसके बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और उसके थोड़े ही दिन के बाद मस्तराम के पिता भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद से मस्तराम के भाई जो होते हैं अपनी सारी प्रॉपर्टी 18 लाख रुपये में बेच देते हैं और फिर 6-6 लाख रुपया तीनों भाई बराबर बराबर आपस में बंटवारा कर लेते हैं। इधर मस्तराम को जब 6 लाख रुपया मिलता है, उसका पैर जमी पे रुकता ही नहीं है। दारू शराब ही नहीं पीता है, बल्कि कुछ ही दिनों में अपने सारे पैसे भी खर्च कर देता है और अपने ही इलाके में आवारागर्दी करने लगता है। इसी दौरान मस्तराम को अपने ही गांव का रहने वाला लोकेश मीणा के साथ में दोस्ती हो जाती है। लोकेश, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास, जो ITI कर चुका है, लेकिन लोकेश भी एक नंबर का आवारा ही लड़का है। दरअसल लोकेश कुछ महीने पहले अपने भाभी को घर से लेकर भाग चुका था, जिस वजह से लोकेश के घर परिवार वालों ने उसे घर से बेदखल कर दिया था। इधर लोकेश और मस्तराम के बीच में जब दोस्ती हो जाती है, दोनों अक्सर एक साथ बैठ कर के दारू शराब तो पीते हैं, लेकिन जब पैसे खत्म हो जाता है, दोनों को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार करे क्या। तभी मस्तराम लोकेश को एक सुझाव देते हुए कहता है कि हम एक ऐसा काम करते हैं जहां से एक ही बार में अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा और फिर हमें अपनी ज़िंदगी में दोबारा कभी मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। इस बारे में लोकेश जब मस्तराम से पूछता है तो मस्तराम कहता है कि दरअसल में राजेंद्र की ज्वेलरी शॉप में काम कर चुका है। उसके घर के अंदर जो तिजोरी है उसमें लाखों रुपये होता है और काफ़ी सारे गहने भी हैं। अगर वो सारा माल हम वहाँ से लूट लेते हैं तो हमें ज़िंदगी भर कभी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमें 2 लोगों को इस दुनिया से हटाना भी पड़ेगा। मस्तराम जैसी इस तरह की बातें कहता है, ज़्यादा पैसों की लालच जब लोकेश को देता है, लोकेश भी लालच में आ जाता है और फिर मस्तराम का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से ये दोनों मिल कर के
अपने घटना को अंजाम देने के लिए लगभग 7 दिनों तक राजेंद्र के घर का रेकी करते हैं। जैसे ही अपना रेकी पूरा कर लेते हैं, मस्त राम लोकेश को समझाते हुए कहता है कि हम अपने घटना को अंजाम शाम के 7 बजे देंगे, क्योंकि शाम के 7 बजे राजेंद्र के पिता चांदमल अपने बेटे के दुकान पर चला जाता है और करीब 1 घंटे के बाद दोनों वापस अपने घर पे आते हैं। उस वक्त राजेंद्र के घर पे सिर्फ उसकी पत्नी और बेटी होती है। जब पूरे अपने षड्यंत्र के बारे में बताता है, इसी षड्यंत्र के तहत 31 जनवरी 2024 को मस्त राम लोकेश को लेकर के जब राजेंद्र के घर पे जाता है, अपने साथ एक बैग भी ले लेता है और उस बैग में 2 सरिया और एक चाकू भी रख लेता है। इधर चांदमल जैसे ही अपने घर से निकल करके दुकान पे चला जाता है, उसी दौरान मस्त राम लोकेश को लेकर के राजेंद्र के घर पे पहुंच जाता है और जा करके बेल बजाता है। इधर सीसीटीवी में जब राजेंद्र की पत्नी गायत्री मस्त राम को देखती है, आकर के दरवाज़ा खोल देती है और दोनों को ले जा करके घर के अंदर बिठाती है। लेकिन जैसे ही गायत्री अपने कमरे में घुसने की कोशिश करती है, उसी दौरान पीछे से मस्त राम अपने बैग से वो सरिया निकाल कर लाता है और गायत्री के सर पे काफ़ी जोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से गायत्री काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाती है। लेकिन जैसे ही उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, वो आवाज़ उसकी बेटी पलक सुन लेती है। पलक जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है, ये दोनों उसी सरिया से पलक के भी सर पे वार कर देते हैं, जिसकी वजह से पलक भी काफ़ी गंभीर अवस्था में गिर जाती है। पर मस्त राम को यकीन नहीं होता है कि उन दोनों की मौत हो चुकी है। इसीलिए मस्त राम अब अपने आप को तसल्ली देने के लिए अपने बैग से उस चाकू को निकालता है और उस चाकू से दोनों के शरीर पे कई बार वार कर देता है, जिसकी वजह से मस्त राम को पूरा यकीन हो जाता है कि दोनों की मौत हो चुकी है। उसके बाद से दोनों की डेड बॉडी को वहाँ से घसीट कर लाकर ड्राइंग रूम में रख देते हैं। मस्त राम लोकेश को लेकर के गायत्री के कमरे में जाता है। कमरे के अंदर जो तिजोरी होता है, उसे तोड़ करके उसके अंदर से लगभग 32 लाख रुपये सोना और चांदी सारे लूट करके मौके से फरार हो जाते हैं। वहाँ से मस्त राम लोकेश को लेकर के सीधे बूंदी अपने घर पे जाता है और उसी रात को ही अपने दोस्त को लेकर के वहाँ से सीधे जयपुर चला जाता है और जयपुर में जाकर एक होटल का कमरा बुक करता है। दोनों रात्रि को वहीं पे ठहरते हैं। अगले दिन दोनों जा कर के अपने अपने लिए 70-70 हज़ार रुपये का एक मोबाइल भी खरीदते हैं और कई सारे कपड़े भी खरीदते हैं। पूरा दिन गुजारने के बाद 2 तारीख को मस्त राम अपने दोस्त के साथ घर पे चला आता है। इधर 3 तारीख को जब राजेंद्र के घर पे शोक होता है, मस्त राम ये देखने के लिए आता है कि पुलिस इस केस में कहाँ तक पहुँची है। लेकिन राजेंद्र के घर पे जब जाता है, जा कर के वहाँ पे ओवर एक्टिंग करने लगता है। काफ़ी रो रो करके अपना दुख व्यतीत करता है कि ये सब कैसे हो गया। लेकिन जैसे इस तरह का ओवर एक्टिंग करता है, इधर पुलिस को न जाने क्यों मस्त राम के ऊपर शक चली जाती है। वाकई में मस्त राम जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस मस्त राम के तहरीर पे उसके दोस्त लोकेश को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है और फिर इनके पास से 22 लाख रुपया कैश, 2 किलो 26 ग्राम सोना और लगभग 13 किलो चांदी बरामद करती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है डॉक्टर ए.के. अग्निहोत्री। डॉक्टर ए.के. अग्निहोत्री जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर है चंद्रासेन राव जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर है मेहरा राम जो बलोतरा राजस्थान का रहने वाले हैं। मैं तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।